Good afternoon, friends. My name is Rahul Kharwade. I am an assistant professor at Prerna College of Commerce, Reshimbagh, Nagpur. Dear friends, our today's topic is taken from banking and finance sector, which is functions of commercial bank. This topic is most useful for commerce students, and commerce students will get to learn this topic again and again in different subjects. By the way, I took this topic from BBA second year semester 4 subject Money Banking and Finance. There is a purpose behind making this video of me, that all the students sitting at home can complete their studies. दोस्तों, मैं ये आशा रखता हूँ कि मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको समझेगा. If you don't understand this, so you can drop your comments into the comment box. Okay. साथ ही साथ मेरा यह भी उद्देश्य है कि जो हमारे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उन्हें भी ये इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से पता चले. प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको अगर कोई भी सवाल बनते हैं तो प्लीज़ सवाल पूछिए. चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया से. व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट्स इन 18th century, विच इज़ 1770. फर्स्ट बैंक ऑफ हिंदुस्तान. तो 1770 में पहली बैंक आई थी जिसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, विच वॉज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया. बट दिस बैंक लिक्विडेट इन 1829 to 32. मतलब ये बैंक तो आई लेकिन कुछ सालों बाद ये ख़त्म हो गई, लिक्विडेट हो गई. आफ्टर दैट 1786 जनरल बैंक ऑफ इंडिया आई 1786 में. देन दिस बैंक इज ऑल्सो फेल्ड इन 1791. देन ग्रेजुअली 1806 बैंक ऑफ कलकत्ता केम. सो दिस बैंक ऑफ कलकत्ता वॉज रीडिजाइंड एंड इट कॉल्ड बैंक ऑफ बंगाल इन 1809. 1809 बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 बैंक ऑफ मद्रास. These three banks, which is Bank of Bengal, Bank of Bombay and Bank of Madras was amalgamate. इस बैंक का अमलगमेशन हुआ था, सारी बैंक एक साथ आई थी इन 1921 एंड कॉल्ड इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया. एंड दिस इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन 1955 एंड बिकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ओके. आफ्टर देन 1845 यूनियन बैंक कम. पर यह वो यूनियन बैंक नहीं है जो आज है, ये यूनियन बैंक भी कुछ दिनों बाद लिक्विडेट हो गई थी. इन 1863 देर इज़ अ अपर बैंक ऑफ इंडिया विच वॉज द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक इन इंडिया. सो जॉइंट स्टॉक बैंक क्या होता है, जिस तरीके से जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, ये जॉइंट स्टॉक बैंक भी स्टॉक मार्केट से मतलब अपने शेयर्स निकाल कर शेयर होल्डर से मतलब शेयर्स के माध्यम से फंड रेज करने का काम करते हैं. देन 1865 अलाहाबाद बैंक केम विच इज़ द ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक इन इंडिया. अब इनमें से कुछ बैंक रह गए और कुछ लिक्विडेट हो गए, मतलब कुछ ख़त्म हो गए. मैंने ग्रेजुअली कुछ बैंक्स उठाए हैं ताकि आपको सीक्वेंस समझ में आए कि कब शुरू हुआ था और कहाँ तक बैंक चले. वैसे 1991 में जब हमारे देश में LPG लागू हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, आफ्टर दैट गवर्नमेंट ने ICICI बैंक जैसे बैंक मतलब प्राइवेट बैंक्स को भी बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड करना शुरू किया. In 1860 Comte de Paris, this is the foreign bank which comes in India. This is the first foreign banks which comes in India. Then 1869 HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. 1881 Oudh Commercial Bank, which is entirely Indian joint stock bank. Then 1894 Punjab National Bank came. 1906 Bank of India. 1908 Bank of Baroda. 1911 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड 1955 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 1921 में बनी थी उसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1955 में और वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनी. ओके दोस्तों, तो इस तरीके से बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में आई और इंडिया में आने के बाद कुछ बैंक अभी भी है और कुछ बैंक डिसॉल्व हो गई. आइए आगे देखते हैं. नेशनलाइजेशंस. नाउ वील टॉक्ड अबाउट द नेशनलाइजेशंस. नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण. किसी भी बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था. उद्देश्य यह है कि देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन पूरा करना था. अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, विल डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स.
Okay, so first we will talked about the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India was nationalized in 1st Jan 1949. सो हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1935. देर इज़ अ एक्ट 1934, RBI एक्ट 1934. उसके हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका राष्ट्रीयकरण इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1935 में, और 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका राष्ट्रीयकरण हुआ. राष्ट्रीयकरण हुआ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RBI को अपने हाथ में ले लिया, मतलब ज़्यादातर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी. और इसी 1949 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी कहा जाता है. उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका राष्ट्रीयकरण करने में आया 1 जुलाई 1955. SBI एक्ट 1955. सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय नेशनलाइजेशन हुआ 1955 में, और इसी को SBI एक्ट भी कहा जाता है. 1955 को SBI एक्ट भी कहा जाता है. दोस्तों, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी की बात नहीं हुई है, बट देयर वाज 8 सब्सिडरीज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र. सो ऐसे 8 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडीज़ थी, लेकिन वो सब मर्जर हो के 5 बची, और अभी 2019 जनवरी में ये सारी की सारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गई. वैसे उनका मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरीज़ का भी राष्ट्रीयकरण करने में आया था 1959 में, इसके 4 साल बाद. उसके बाद 14 बैंक वॉज नेशनलाइज इन 19 जुलाई 1969. देर वॉज अ बिग नेशनल देर वॉज अ मतलब बिग इवेंट फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री. और ये करने में इसलिए आ रहा था क्योंकि देखिए, ये जो 14 बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ है 1969, 6 बैंक वॉज नेशनलाइज इन 1980. तो ये इतने सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए करने में आया क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को पूरा करना था गवर्नमेंट को. मतलब अगर आप देखोगे तो ये जो बैंक्स है, ये जो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आप ये 14 बैंकों की लिस्ट निकालोगे गूगल पर, तो आपको पता चलेगा कि इस 14 बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आपको पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारी बैंक नज़र आएंगी. तो ये सारी बैंक पहले प्राइवेट थी. तो ये प्राइवेट थी, तो आज हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है. तो इन बैंकों को ये बैंक्स रूरल एरिया में अपनी ब्रांचेस ओपन नहीं करते थे, क्योंकि इनका बोलना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे नहीं निकलते, एम्प्लॉय की सैलरी नहीं निकलेंगी, बिजनेस नहीं मिलेगा. इसलिए ये सारी बैंक्स गांव में नहीं जाया करती थी. सो गवर्नमेंट ने सोचा कि गांव के लोगों को भी हमें फाइनेंशियली इंक्लूड करना है, तो हमें गांव में ब्रांचेस ओपन करना ज़रूरी है. इसलिए गवर्नमेंट ने इनसे ख़रीद लिया ये 14 बैंक, बाद में ये 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण करके ख़रीद लिया. अब आप देखोगे तो आपको गांव में, इवन इंटीरियर में आप बहुत मतलब बहुत अंदर, मतलब बैंक गांव में भी जाओगे तो आपको वहाँ पे बैंक की ब्रांचेस मिलेंगी. मतलब जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अभी 2016 में मैंने अमरावती में काफ़ी काम किया था, तो वहाँ पर मैंने गांव में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया जैसी, जहाँ पर सड़क नहीं है वहाँ पर भी बैंक है आज. लेकिन यही बैंक्स अगर आप प्राइवेट बैंक्स की बात करोगे, ICICI, एक्सिस बैंक, तो ये आपको ज़्यादा गांव में, रूरल एरिया में नहीं मिलेंगी, रिमोट एरिया में नहीं मिलेंगी. उसके पीछे कारण ही ये है कि उनका बिजनेस नहीं मिलता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको राष्ट्रीयकरण करवाया था. सो नाउ यू कैन सी न्यू बैंक ऑफ इंडिया वॉज मर्ज विद पंजाब नेशनल बैंक इन 1993. सो in these 14 bank there is a bank, Punjab National Bank, and in this 6th bank, New Bank of India. So this New Bank of India was merged with Punjab National Bank in 1993. So you can see 14 bank plus 6, 20 minus 1, this New Bank of India. So 19 bank was there. Then one SBI and FCI's 5 subsidiaries. So it becomes 25 banks. One IDBI add, one Bharatiya Mahila Bank add. So it becomes 27. So till the January 2019 in India there was a 27 nationalized banks in India. But now अभी इनका मर्जर हो के अभी भारत में सिर्फ 12 ही नेशनलाइज्ड बैंक बची है. 45 फॉरेन बैंक्स है, देयर इज़ अ 22 प्राइवेट बैंक्स एंड 56 RRBs.
फ्रेंड्स, अभी आरआरबीज भी मतलब मेरे कुछ विद्यार्थी है जो रीजनल रूरल बैंक में काम करते हैं, उन्होंने बताया है कि ये अभी 56 भी मर्जर होके ये 48 तक आया था और अभी 34 तक है. सो यू कैन गूगल दिस. ओके, नाउ अब हम लोग मीनिंग देखेंगे. व्हाट इज़ बैंक? एक्चुअली whenever I ask anybody what is bank, so they said banks is a mediator. It play a role between the people who have surplus amount and who need it. Yeah, that's right, but this is the functions of commercial bank. This is not the meaning. The meaning is trust. Okay, जब एक प्लेन टेक ऑफ करता है और जब वो हवे में हल्का टिल्ट होता है तो उसे भी बैंकिंग कहते हैं. आपने बैंक ऑन द रिवर भी सुना होगा. आपने जो 12th साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ाया जाता है, लेकिन हम कॉमर्स विद्यार्थियों के लिए, हमारे लिए बैंक मतलब ट्रस्ट होता है. अब किसी भी कमर्शियल बैंक का प्राइमरी उद्देश्य यही होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस. ठीक है, मतलब हमारी जो बैंक है ये बैंक एक मीडिएटर का रोल प्ले करती है. ये पैसे लेती है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं उनसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी और एफडी के माध्यम से पैसे कलेक्ट करती है. सेविंग पे 3.5%, करंट पे 0%, आरडी एफडी पे 6.5% के साथ पैसे लेती है. और इन्हीं पैसों को होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन के नाम से लोगों को 12%, 14%, 16%, 18% से लोन दिया जाता है. और बीच का जो इंटरेस्ट रहता है ये बैंक कमाती है. ओके, दिस इज द मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. नाउ कमर्शियल बैंक, यू कैन सी द वर्ड कमर्शियल. whenever we talked about the commercial company, the main objective of any commercial company is to earn profit. like that this commercial bank, इस कमर्शियल बैंक का भी प्रॉफिट कमाना ही एकमात्र उद्देश्य होता है. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अभी मीनिंग. चलिए, so this is the existing banking structures in India. You can see Reserve Bank of India on the top, because Reserve Bank of India is the regulatory body of banking sector in India. So Reserve Bank of India decides all the policies. Reserve Bank of India ये बैंकों को लाइसेंस बांटना, लाइसेंस प्रोवाइड करना, उन्हें फाइन ठोकना, नियमों का पालन कर रहे हैं नहीं देखना, ये सब काम संभालती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो आई हैव अपलोडेड 5 to 6 lectures on Reserve Bank of India. On that we discuss about all the things about Reserve Bank of India. So you can see, you can watch my last videos. So Reserve Bank of India के नीचे आप देखोगे, so there is a scheduled bank and unscheduled bank, scheduled bank and unscheduled bank. So scheduled bank is what? What is scheduled bank? So scheduled bank यह वह बैंक होती है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट 1934 के सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में बैठती है. तो अब जो सेक्शन 2 सबसेक्शन ई का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो जो बैंक पूरा करेंगी वो बैंक शेड्यूल बैंक में बैठेंगी, और जो नहीं करेंगी वो अनशेड्यूल बैंक में बैठेंगी. नाउ शेड्यूल बैंक, देयर इज अ कमर्शियल बैंक, ओके, एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. सो कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. सो कमर्शियल बैंक, अभी हमने देखा कि कमर्शियल बैंक कौन सी बैंक होती है जो प्रॉफिट जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोगों को लोन बांटती है और बीच में पैसे कमाती है, प्रॉफिट कमाती है. दैट इज़ कमर्शियल बैंक. नाउ यू कैन सी कमर्शियल बैंक, देयर इज अ 3 टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक. वन इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक. ओके, सो पब्लिक सेक्टर बैंक, दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक ये वो बैंक होती है जिस पे गवर्नमेंट की होल्डिंग 50%, 51% एंड मोर देन 51% होती है. ओके, प्राइवेट सेक्टर बैंक ये वह बैंक होती है जिस पे प्राइवेट इंडिविजुअल की होल्डिंग 50-51% से ज़्यादा होती है. नाउ पब्लिक सेक्टर बैंक में अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ग्रुप लिखा है, सी. सो वन इज स्टेट बैंक एंड अनदर इज स्टेट बैंक सब्सिडरीज, जो अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में बताया. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो पब्लिक सेक्टर बैंक. देन अदर नेशनलाइज बैंक. सो अदर नेशनलाइज बैंक्स इज
पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, यूनियन, these are the other nationalized banks. If you talk about regional rural bank, so regional rural बैंक अभी मैंने आपको बताया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को पूरा करने के लिए, मतलब रीजनल रूरल बैंक मतलब गांव खेड़ों में और भी रिमोट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बैंक खुले, उसके लिए ये कंसेप्ट लेके आए थे रीजनल रूरल बैंक. सो देर इज़ अ वन होली ओन सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. सो दिस नाबार्ड लुक दिस RRBs. नाबार्ड सारे RRBs को लाइसेंस देना, पैसे पुराना, नियमों का पालन हो रहा है नहीं देखना, अगर नहीं हो रहा है तो फाइन ठोकना, ये सब नाबार्ड देखता है RRB के तरफ. अब ये RRB बनती कैसी है? सो RRB ये 3 लोगों से बनती है. नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट और नंबर 3 स्पॉन्सर बैंक. जैसे महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र के जो रूरल एरियाज़ है उन्हें कैच करना है, तो महाराष्ट्र बैंक ने अभी एक बैंक बनाई जिसका नाम है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक. इसको रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं. इस महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में 50% हमेशा स्पॉन्सर बैंक के होते हैं, 35% सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और 15% स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं. दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं मालवा ग्रामीण बैंक जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसकी स्पॉन्सर्ड है. विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक जिसका बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड बैंक है, इसमें बैंक ऑफ इंडिया के 50%, सेंट्रल गवर्नमेंट के 35% एंड स्टेट गवर्नमेंट के 15%. इस तरीके से ये बैंक बनती है. उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अगर हम बात करें, सो देर आर 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक, वन इज़ इंडियन, अनदर इज़ फॉरेन. सो इंडियन यानी अभी मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक होती क्या है ये बताया है. तो इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन सी है? ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, दीज आर दी इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक. फॉरेन बैंक ये वह बैंक होती है जो मतलब इंडियन बैंक ये ओरिजिन इंडिया में हुई है. फॉरेन बैंक ये वो बैंक होती है जिसका हेडक्वार्टर कोई दूसरी कंट्री में और उसकी ब्रांच हमारे देश में, विच इज़ बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, डियॉट्स बैंक, सिटी बैंक. तो इस तरीके की बैंक फॉरेन बैंक होती है. लास्ट वीडियो में हमने आपको पूछा था कि अगर ICICI अपना एक ब्रांच चाइना में जाके खोलती है तो इसको कौन सी बैंकिंग कहेंगे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज़. ओके, नाउ कोऑपरेटिव बैंक्स. अब ये कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती है? सो कोऑपरेटिव बैंक्स एक्चुअली देयर इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जिसमें 8-10 लोग इकट्ठा होते हैं. दे कलेक्ट देयर मनी, ओके, एंड उसी पैसे में से वो लोग अमंग द मेंबर यानी वो 8-10 लोग या आउट ऑफ द मेंबर या बाहर के किसी को लेंडिंग करते हैं, कर्जा देते हैं, उससे इंटरेस्ट कमाते हैं, पैसे बनाते हैं, मतलब एक बैंक की तरह एक्ट करते हैं. और जब यही कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के जैसे काम करती है तब ये कोऑपरेटिव बैंक में कन्वर्ट होती है. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए एक एक्ट है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के हिसाब से उन्हें अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ता है. फिर यही कोऑपरेटिव बैंक्स, जो ये कोऑपरेटिव बैंक अभी इसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, सेंट्रल एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़. सो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी ये एक बहुत छोटे लेवल का होता है, कम क्लाइंट होते हैं, कम पैसा होता है, छोटा एरिया होता है. उसके बाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये थोड़े ज़्यादा क्लाइंट होते हैं, थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है, यानी प्राइमरी से थोड़ी बड़ी होती है. स्टेट कोऑपरेटिव ये इन दोनों से बड़ी होती है, स्टेट लेवल की पॉपुलेशन, स्टेट लेवल का पैसा, इस तरीके से. अभी तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी आते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. There are functions of commercial bank are divided into 2 category. Number 1 is primary functions and another is secondary functions. So in primary function there is 2 primary functions. One is accepting deposit and another is granting loan and advances. So we'll see accepting deposits. So कोई भी कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है थ्रू दिस प्रोडक्ट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स. जब कभी हम सेविंग अकाउंट की बात करते हैं, सो दोस्तों सेविंग अकाउंट ये कोई भी ओपन कर सकते हैं. आपके जैसे, मेरे जैसे कोई भी इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं. इसमें हम कभी भी पैसे डाल सकते हैं, कभी भी पैसे निकाल सकते हैं. इसमें हमें 10 मतलब हम दिन में सिर्फ 10 ट्रांजैक्शन कर सकते, इतनी इसमें लिमिट होती है. इसमें हमें ब्याज मिलता है 3.5%.
इसमें हमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हमें ऑनलाइन बैंकिंग, पासबुक, सारी सुविधाएं मिलती है। दूसरा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जनरली कोई इंडिविजुअल नहीं तो ये कोई फर्म, कोई बिजनेस इसे ओपन करते हैं। जनरली बिजनेसमैन, कोई बड़ी संस्था हो गई, कोई बड़ी कॉलेज, कोई बड़ा हॉस्पिटल, तो ऐसी मतलब बिजनेसमैन लोग जनरली करंट अकाउंट्स ओपन करते हैं। करंट अकाउंट में इन्हें 0% ब्याज मिलता है, मतलब ब्याज ही नहीं मिलता, लेकिन इन्हें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओके, इन्हें सीसी लिमिट मिलता है, कैश क्रेडिट लिमिट मिलता है। वो क्या होता है हम आगे देखेंगे। इन्हें ओडी, इन्हें सीसी मिलता है। इन्हें भी सेविंग अकाउंट की जैसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारी चीज़ें मिलती है। उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट्स। सो रिकरिंग डिपॉजिट्स क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी। आपने सुना होगा, पहले पोस्ट ऑफिस से शुरू हुई थी आरडी। 100 रुपये महीने के लोग जमा करते हैं। एक अमाउंट होती है फिक्स्ड, एक डेट होती है फिक्स, उसमें जाके उसे जमा करना होता है। और जैसे आपने 1 साल, 5 साल, 10 साल की अवधि के लिए किया होगा, तो 10 साल तक आपको वो पैसे जमा करना है और उसके बाद आपको ब्याज के साथ पैसा मिल जाता है। आजकल तो डेली रूटीन पर मतलब लोग डेली 100, 200, 500 रुपये डेली बुक होती है आजकल, उसमें डिपॉजिट करते हैं। एक होता है फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट में लमसम अमाउंट, लमसम पीरियड के लिए लोग इकट्ठा करके बैंक में जमा कर देते हैं। वैसे फिक्स डिपॉजिट मिनिमम 1,000 रुपये का बना सकते हैं, मिनिमम 7 डेज 15 डेज़ का बना सकते हैं। अब गूगल कर लीजिएगा डेज। मैक्सिमम अमाउंट नो लिमिट, मैक्सिमम टाइम 10 ईयर्स। उसके बाद आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। वैसे अगर आप बैंक में गए 1,000 रुपये लेकर और आपने कहा कि भैया इसका एफडी बनाओ 1,000 रुपये का, तो ऐसा नहीं होता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपये अमाउंट तय की है। अगर आपको 7 या 15 दिन के लिए बैंक में पैसे एफडी बनाना है तो आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपये रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप किसी भी बैंक में जाते हो तो कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक 15 लाख 20 लाख से कम नहीं मानती, और प्राइवेट बैंक्स में जाओगे तो वो लोग 35 लाख 25 लाख से कम नहीं मानते। ओके, नाउ ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। सो दोस्तों, लोन एंड एडवांसेस, सो लोन्स and advances, there is a little difference between this. Loans are generally for a shorter, middle term and long term period, and advances is only for a short term period. Okay, so you know about the loans. जब भी कोई बैंक कासा, राफा मतलब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, दोस्तों ये जो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है, आरडी, एफडी है, इसे कासा राफा भी कहा जाता है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। और ये कासा राफा में जो पैसे रखे होते हैं इन्हीं को डिपॉजिट्स, मतलब कासा, सेविंग एंड करंट अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है, यानी डिमांड लाइबिलिटी बैंक के लिए, और इसे टर्म लाइबिलिटी कहा जाता है बैंक के लिए। इन दोनों को, मतलब इन चारों को मिला के, इन दोनों को डिमांड लाइबिलिटी, इन दोनों को टर्म लाइबिलिटी, इन चारों को मिला के कहा जाता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बताया है आपको। लोन्स और एडवांसेस, तो वही से जो पैसे आते हैं उसी से होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन बांटा जाता है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ये सवाल भी पूछते हैं कि होम लोन का जो ब्याज होता है वो कम होता है और एजुकेशन लोन का ब्याज ज़्यादा होता है, ऐसे कैसे? सो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि जब हम होम लोन लेते हैं तो हमारे होम के डॉक्यूमेंट्स जो है वो बैंक के पास जमा रहते हैं। आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, जिस दिन आपकी इंस्टॉलमेंट ख़त्म होती है उस दिन बैंक आपको घर के डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करता है। और अगर आप बीच में होम लोन की अगर किस्तें नहीं चुका पाते हो, सो बैंक, एक सरफाइसी एक्ट होता है बैंकिंग का, उस एक्ट के तहत आपके घर को बैंक जब्त कर सकता है। ओके, लेकिन स्टूडेंट लोन या अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो तो ये थोड़ा समय के लिए होता है। होम लोन आप स्टूडेंट्स पढ़ेगा 2 साल, उसका एजुकेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद उसे नौकरी लगेंगी, उसके बाद वो पैसे जमा करेंगे, मतलब लंबी प्रोसेस है। नौकरी लगी नहीं लगी तो अनसिक्योर्ड लोन होता है एक्चुअली एजुकेशन लोन, इसलिए इसके परसेंटेज ज़्यादा होते हैं। और होम लोन ये सिक्योर्ड होता है। सो एडवांसेस, अभी बताया मैंने आपको, एडवांसेस ये शॉर्टर पीरियड के लिए होता है। सो इसमें कैश क्रेडिट क्या होता है दोस्तों? कैश क्रेडिट क्या होता है कि समझ लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा आईसीआईसीआई बैंक में करंट अकाउंट है, ओके, और मैं साड़ियों का बिज़नेस करता हूँ। तो मैं अपने आईसीआईसीआई बैंक में जाऊँगा और उनको बोलूँगा कि सर आप मुझे सीसी लिमिट दो। कैश क्रेडिट को शॉर्ट में सीसी लिमिट कहा जाता है, मुझे सीसी लिमिट दो। तो
ऐसे तो किसी को नहीं मिलती। वैसे वो लोग पहले देखेंगे कि मेरा उस बैंक के साथ व्यवहार कैसा है, ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, बिजनेस में कैसे देता हूँ बैंक को। ओके, उसी के आधार पर वो सीसी लिमिट देते। समझ लीजिए उन्होंने सोचा कि चलो इन्हें सीसी लिमिट देते, तो क्या होता है कि उनके ऑफिस का एग्जीक्यूटिव, बैंक का एग्जीक्यूटिव मेरे ऑफिस आएगा, मेरे दुकान में आएगा। ओके, वहाँ पर समझ लीजिए मैं साड़ी का बिजनेस करता हूँ, तो वो मेरी सारी साड़ियाँ, मतलब जो भी मटेरियल रखा है वो गिनेगा, उसके बिल्स चेक करेगा। गोडाउन में माल होगा तो वो भी गिनेगा। अब समझ लीजिए वो माल मेरा 10 लाख रुपए का है। ओके, सो 10 लाख रुपए, मतलब मेरी खरीदी 10 लाख की है, बेच के मैं 40 लाख बनाऊंगा वो छोड़ दो, लेकिन जो 10 लाख मेरी खरीदी है वो हाइपोथिकेशन का फॉर्म लेकर आते हैं। उस हाइपोथिकेशन के फॉर्म में पूरा डिटेल लिखते हैं और बैंक जाते हैं। और फिर दूसरे दिन मुझे, मतलब अगर दे रहे हैं लिमिट तो 60%, 70%, 80%, ये लिमिट बैंक टू बैंक वैरी करता है। कोई 70% देता है, कोई 80 देता है, कोई 90 देता है। तो बैंक टू बैंक वैरी करता है सीसी लिमिट। तो फिर बस मेरा दूसरे दिन सीसी अकाउंट ओपन हो जाएगा उस बैंक में। सीसी अकाउंट ओपन होने के बाद समझ लीजिए अगर ये 70% दे रहे तो 10 लाख का माल था तो 7 लाख रुपए उस अकाउंट में आ जाएंगे। तो दोस्तों अकाउंट में आ जाएंगे तो ये कोई लोन नहीं है, इसका मुझे ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज कब लगेगा? जब मैं ये पैसे निकालूंगा उस अकाउंट से, और जितने निकालूंगा, जितने दिन के लिए निकालूंगा, उतने ही दिन पे उतने ही पैसों पर मुझे ब्याज देना पड़ेगा। समझ लीजिए मैंने 2 लाख रुपए निकाला, 15 दिन इस्तेमाल किया और 2 लाख वापस डाल दिया, तो मुझे सिर्फ 2 लाख पर 15 ही दिन का ब्याज लगेगा। ये एक फ़ायदा होता है बिजनेसमैन को, इसीलिए वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं। सो इस कैश क्रेडिट में जब वो हाइपोथिकेशन लिख कर जाते हैं तो इसका मतलब जो माल जो होता है, वो जो मेरे गोडाउन का माल, मेरे दुकान का माल है, उसका मालक अभी बैंक बन गई, लेकिन पोजीशन मेरे पास रहता है। ये हाइपोथिकेशन हर महीने करती है कोई बैंक क्वार्टर में करती है, कोई हाफ ईयर में करती है और कोई साल भर में करती है। समझ लीजिए 3 महीने बाद वो फिर से आया मेरी दुकान में, बैंक का एग्जीक्यूटिव, और उसने माल गिना और वो माल निकला 8 लाख रुपए का। क्योंकि इस बीच मैं बिजनेस भी करूँगा ना, तो मेरी जो लिमिट है, जो पहले 10 लाख की 7 लाख मिली थी 70%, तो अभी वो 8 लाख की 8 7 56 यानी 5,60,000 मिलेंगी अभी लिमिट। फिर वो 3 महीने बाद आया, फिर उसने माल गिना, मैंने माल खरीद के रखा होगा, अगर मेरे पास माल 12 लाख का हो गया तो मेरी लिमिट 12 लाख का 70% के हिसाब से हो जाएंगी। सो दिस इज़ व्हाट कैश क्रेडिट। उसके बाद होता है ओवरड्राफ्ट। दोस्तों ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जनरली करंट अकाउंट होल्डर को ही मिलती है, सेविंग पर नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना करके एक स्कीम आई थी 2014 में, तो वो स्कीम में 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी महिलाओं के लिए रखा था गवर्नमेंट ने। तो उस पर हम कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो ये ओवरड्राफ्ट, समझ लीजिए अभी मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने किसी से माल उधारी में ख़रीदा था, मैंने किसी से माल ख़रीदा है 2 लाख रुपए का, और मैंने उसे चेक दे दिया 2 लाख रुपए का, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है, मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए। तो अब अगर आगे वाली पार्टी अगर बैंक में पैसे डालेंगे, चेक डालेंगी उसके, और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो क्या होगा? चेक ये हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। चेक बाउंस हो जाएगा तो हो सकता है आगे वाला मेरे ऊपर 420 का केस कर दे। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं पहले ही मेरी बैंक जाऊंगा और बैंक को बताऊंगा कि आप मुझे ओडी लिमिट दो, मैंने ऐसा ऐसा चेक दे के रखा है, अकाउंट में पैसे नहीं है। तो बैंक यहाँ पर भी वही आपका व्यवहार कैसा है, बैंक के साथ बिजनेस कैसा है, ये वो सब चीज़ें देख कर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये डाल देगा, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपये कर देगा बराबर, और जैसे ही वो चेक लगेगा उसका चेक क्लियर हो जाएगा और फिर उसका ब्याज वगैरह मुझे बैंक को देना पड़ेगा। तो ये सुविधा रहती है ओवरड्राफ्ट। ओके, उसके बाद डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो दोस्तों समझ लीजिए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है। अभी मेरा कोई कस्टमर है, समझ लीजिए चेन्नई में रहता है, और मेरा अभी कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल का मेरा बिज़नेस है। अब उन्होंने मुझे ऑर्डर किया, 10 लाख रुपए का माल था, मैंने माल वगैरह निकाल लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि सर हम आपका पेमेंट 1 महीने बाद करेंगे। सो मैं रेडी हो गया कि चलो पुराना कस्टमर है, 1 महीने बाद पैसे दे देगा। ओके, बट पैसे दे देगा तो फिर मैं उसे माल पहुंचा दिया, बिल मेरे पास आ गया, ट्रक वाले ने बिल वापस ला कर दे दिया, अब मेरे पास साइन किया हुआ बिल है उसका। ओके, बट आफ्टर 10 days इफ़ आई नीड मनी, ओके, सो मुझे कहाँ जाना है? तो वो तो आगे 1 महीने बाद पैसे देने वाला है, तो मैं वो बिल लेकर अपनी बैंक पहुंच जाता हूँ।
जैसे ही बैंक जाता हूँ, बैंक को बोलता हूँ कि भैया हमारा ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ था, हमारे क्लाइंट है, 1 महीने बाद पैसे मिलने वाले हैं, 10 दिन निकल गए, 20 दिन बाकी है, तो आप इस बिल को डिस्काउंट करिए। तो बैंक वही फिर आपका बैंक के साथ व्यवहार कैसा है, क्या कैसा है, सब देखेंगे, आपका बिल रखेगा और 20 डेज़ का 10 लाख के ऊपर जो भी ब्याज बनता है वो ब्याज काट लेंगे और ब्याज काट के 9 लाख समथिंग थाउजेंड आपको थमा देंगे और अब वो बिल रहेगा बैंक के पास। ओके, दिस इज़ व्हाट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे कैसे कोई बैंक ले लेगा, आगे वाला डिफ़ॉल्ट कर गया तो, पैसे नहीं दिया तो, राइट। तो दोस्तों इसके लिए पहले से ही अंडरस्टैंडिंग होती है। बैंक मुझे बोलेगा कि आगे वाला डिफ़ॉल्ट हो गया तो भैया गारंटी क्या है, मैं बोलूँगा तो बताइए क्या गारंटी चाहिए। बैंक बोलेंगे एक काम करो आप एलसी लेकर आ जाओ। अब ये एलसी क्या होता है? एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, इट्स अ बैंक गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। तो मैं आगे वाली पार्टी जो है चेन्नई की, उनको बोलूँगा भैया आप एलसी दे दो। वो एलसी कहाँ से लाएंगे? वो अपनी बैंक जाएंगे, वो अपनी बैंक में जाएंगे और अपनी बैंक को बोलेंगे कि ऐसा ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आप मुझे एलसी बना के दो। उनकी बैंक उनको एलसी कब देंगी? जब उनके व्यवहार अच्छे होंगे बैंक के साथ, तो बैंक उन्हें एलसी देंगी, वो एलसी मुझे देंगे और मैं एलसी ले जाके मेरी बैंक को दे दूँगा। अब अगर आगे वाला डिफ़ॉल्ट भी हो जाता है तो मेरी बैंक उसकी बैंक से 10 लाख रुपए बराबर वसूल लेंगी उस एलसी के आधार पे। So this is what discounting of bill. I hope you all enjoy and understood these lectures. These are the secondary functions of commercial bank: collection of checks, dividend and interest, payment of rent, insurance premium, dealing in foreign exchange, purchase and sale of securities, demat account, underwriting of shares. So collection of checks, dividend and interest. प्राइमरी फंक्शंस ख़त्म होने के बाद अभी जो हमने बात की है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस, उसके बाद जो भी काम है वो सब सेकेंडरी में आता है। मतलब बैंक चेक बुक देती है, फिर आप चेक देते हो दूसरों को, उनकी बैंक चेक कलेक्ट करती है, आपको कोई चेक देता है, आप अपनी बैंक में ले जाके डालते हो तो आपके बिहाफ में बैंक पैसा कलेक्ट कर लेती है। अगर आप कोई कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो शेयर्स के पैसे जो है वो कैश मिलता है, डिविडेंड एक्चुअली, तो ये डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाता है डायरेक्ट, तो ये कलेक्ट करने का काम आपकी बैंक करती है। अगर आप बैंक में पैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में पैसे रखते हो, सॉरी सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो तो उसका इंटरेस्ट देती है बैंक आपको, ये सेकेंडरी फंक्शंस में। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। आप अगर इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपका प्रीमियम जो है आपके अकाउंट में से लगता है तो वहाँ से कटता है, तो ये सुविधा आपको बैंक देती है। आपका ईएमआई लगता है, कोई इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो उसका पैसा आपके अकाउंट में से कटता है। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, इसके बारे में मैंने फुल डिटेल में आरबीआई की लेक्चर में बताया है। सो इफ़ यू वांट फॉरेन एक्सचेंज, सो हर बैंक में देयर इज़ अ डिपार्टमेंट कॉल फॉरेक्स, शॉर्ट में फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स। सो वो आपकी दुविधा को दूर करते हैं, वो आपको कन्वर्ट करके देते पैसे, ये भी सेकेंडरी है। उसके बाद परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। Purchase and sale of securities is what, if you want to buy bonds and debentures, that also bank will help you for buying that. Okay, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदा बेचा जाता है, सो योर बैंक हेल्प यू ऑन दिस। डीमेट अकाउंट, सो इन लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट द कैपिटल मार्केट, जहाँ पर जब किसी भी कंपनी को कभी भी कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो कमर्शियल बैंक में जाते हैं, वहाँ पे आईपीओ इशू करते हैं। तो अगर आपको वो शेयर्स खरीदना है, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, तो डीमेट अकाउंट इज़ कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट, मतलब इट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। यहाँ आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में रखा जाता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म्स में रखने के लिए भारत में सिर्फ 2 संस्थाएं हैं जो आपको ये सुविधाएं देती है, CDSL एंड NSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एंड नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट आप उन तक और वो आप तक नहीं पहुंच सकते, दैट्स वाई देयर इज़ अ मीडिएटर बिटवीन customers and CDSL and NSDL, which is called depository participant, and banks play a role of depository participant. So you can open your demat account into the bank. Now underwriting of shares, what is this? Underwriting of shares means there are many banks like merchant banking and all. So अगर मैं अपने कंपनी के शेयर्स इशू करता हूँ और मुझे डाउट है कि मेरे शेयर्स पूरे बिकेंगे नहीं, सब्सक्राइब नहीं होंगे, फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होंगे, तो ऐसे में कैसा,
मुझे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो बैंक जो है वो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का रोल प्ले करती है। इसका मतलब ये गारंटी ले लेते हैं 10%, 20% या पूरा, कि भैया आपके शेयर्स अगर नहीं बिकते हैं तो हम खरीद लेंगे। ये 10% की डीलिंग भी हो सकती है, 20% की डीलिंग भी हो सकती है, या पूरी भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का भी रोल प्ले करती है कमर्शियल बैंक। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, सो यू कैन आस्क मी, यू कैन